Namaskar. Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you on this platform. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और जानेंगे कि किस तरीके से सिंगल सेल बैक्टीरिया ना सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं बल्कि अगर इनको मौका मिले तो ये मल्टी सेलुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पे भी भारी पड़ सकती हैं। कैसे, यही जानने के लिए चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो हम मौके की बात कर रहे थे, ये मौका क्या डिफाइन करता है? बैक्टीरियल एनवायरनमेंट को, वो एनवायरनमेंट जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अगर स्ट्रेस कंडीशन हो तो स्ट्रेस कंडीशन में बैक्टीरिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। वहीं अगर सुटेबल कंडीशन हो तो वहां पे बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। यही सब समझने के लिए आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर कर रहे हैं वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर्स। तो मूव करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। हाउ डज अ सिंगल बैक्टीरियल सेल इंक्रीजेस इट्स पॉपुलेशन? आंसर है रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस आते हैं वो है बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बैक्टीरियल सेल के कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। इस बेसिस पे स्पोर्स को एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर में कैटेगराइज कर सकते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस आते हैं जो कि हम बाद में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन is the primary method of reproduction in bacteria, where single cell divide into two identical daughter cell. अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की सेल है तो फिजन तुरंत ही स्टार्ट हो गया, नहीं। जब तक कि बैक्टीरिया की सेल का जो सेल कंपोनेंट है वो एक क्रिटिकल मास तक नहीं पहुंचेगा तब तक बाइनरी फिजन स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे जब बैक्टीरिया का जो सेल कंपोनेंट है वो क्रिटिकल मास पे पहुंच गया तब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल डीएनए अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आर फॉर्म। इसके साथ ही साथ एक प्रोसेस और होगा, वो क्या है? सेल इलोंगेशन का, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी आपका डबल हो रहा है और सेल इलोंगेशन भी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है सेप्टम फॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? बैक्टीरियल की जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ये दोनों ही तरफ से अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल भी अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। वो स्टेज जहां पे कि ये सेप्टम फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, हम कह सकते हैं कि टू न्यू डॉटर सेल्स डेवलप हो गई एक पेरेंट सेल से। ओवरऑल अगर देखें तो बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है वो रैपिड हुआ, एफिशिएंट हुआ और एक्सपोनेंशियल हुआ। एक्सपोनेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से सेल्स के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझते हैं। सपोज ये बैक्टीरियल की मदर सेल है और यहाँ पे सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है? 2 न्यू डॉटर सेल्स बन रही है। अब जब ये डॉटर सेल्स मैच्योर होंगी तो क्या होगा? पार्ट ऑफ सेल न्यू कंटेंट से बनेगा और पार्ट ऑफ सेल ओल्ड कंटेंट से बनेगा। अब इसमें अगर बाइनरी फिजन रिपीटेडली होता जा रहा है तो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे फिर से सेप्टम फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या बनेगा? ईच सेल से 2 सेल बनेंगे, ओवरऑल 4 सेल्स बने। 4 सेल फिर से जब मैच्योर हो रहे हैं, अब यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है? ये सेल्स हैं
जिनमें कि जो सेल कंटेंट है वो पूरा का पूरा न्यू है, जबकि ये आउटर की जो सेल कंटेंट है यहाँ पे कुछ ओल्ड कंटेंट भी प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों तरह के सेल्स को कंपेयर करें, बैक्टीरिया के सेल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखने को मिलता है कि वो सेल्स जिनका की कंटेंट न्यू है उनमें ग्रोथ रेट फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू दो सेल जिनमें की कुछ ओल्ड कंटेंट भी प्रेजेंट है। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है एज ऑफ सेल, यानी कि वो सेल जिनमें ओल्ड कंटेंट प्रेजेंट है हो सकता है उसमें कुछ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होंगे जो कि सेल की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होगा वो बेटर बैलेंस में होगा, या फिर न्यू सेल्स आपकी जो बन रहे हैं वो ऑलरेडी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडेप्ट हो चुकी हूँ, तो इसलिए उनमें जो ग्रोथ रेट होगा वो फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स जिनमें कि ओल्ड कंटेंट प्रेजेंट है। तो ये आपका हुआ बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? पेरेंट सेल ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल। जिस तरीके से बाइनरी फिजन में एक रेस्ट्रिक्शन थी कि क्रिटिकल मास होना चाहिए, वैसे ही फ्रेगमेंटेशन में भी रेस्ट्रिक्शन है कि एक क्रिटिकल साइज होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सेल है वो आपका लेंथ में बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल है वो लेंथ में इंक्रीज कर रही है और आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेंथ सेप्टम डेवलपमेंट इज स्टार्टेड, यानी कि सेप्टम फॉर्म हो रहा है। एज अ रिजल्ट जब ये फ्रेगमेंट पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? जो पेरेंट सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो भी फ्रेगमेंट की तरफ मूव करेगा, उसमें भी सेग्रीगेशन स्टार्ट हो रहा है और वो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो जो आपका ये नया फ्रेगमेंट बन रहा है उसमें मूव करेगा और पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पेरेंट सेल के साथ रहेगा। अगर फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में हम स्टेप देखें तो सिंपल सा है, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल में स्प्लिटिंग हो रही है, देन जो फ्रेगमेंट है वो डिटैच हो रहे हैं और उनमें रीग्रोथ हो रही है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे साइनोबैक्टीरिया है उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया के अलावा भी अगर हम देखें तो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, इनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या है? बडिंग इज लेस कॉमन इन बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे भी जिस तरीके से फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट डेवलप हो रहा था उसी तरीके से बडिंग में बड डेवलप होगी। प्रोसेस अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बड, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, देन सेपरेशन। फॉर्मेशन में क्या स्टार्ट हो रहा है? जाहिर सी बात है, जो बैक्टीरियल सेल होगी सबसे पहले उसमें एक आउटग्रोथ स्टार्ट होती है, स्वेलिंग सी दिखेगी और ये स्वेलिंग धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जाएगा। एट द सेम टाइम जो जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटोप्लाज्म है वो भी थोड़ा बहुत इसकी तरफ शिफ्ट होता जाता है और जब एक क्रिटिकल साइज तक ये पहुंच जाता है और सारे इसके रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट है वो भी इस बड में आ जाएंगे तो बड पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी। एज अ रिजल्ट डॉटर सेल बनी और पेरेंट सेल। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं इन कंपैरिजन टू पेरेंट सेल एंड विद टाइम ये मैच्योर होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें बडिंग के
तो साइनोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स एंड प्रोटियोबैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कि बडिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्स की। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्पोर सो दैट दे कैन सरवाइव अंडर हार्श कंडीशन। जो एडवर्स कंडीशन होगी उसमें बैक्टीरिया सरवाइव कर सके। एडवर्स कंडीशन कौन सी आ सकती है? जैसे हीट की हो गई, डेसिकेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, ये कुछ एडवर्स कंडीशन हुई। अब सारे बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग स्पोर हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या कौन से हो गए? मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो गए। अब स्पोर्स हमारे एंडोस्पोर भी हो सकते हैं, एक्सोस्पोर भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस कि ये बैक्टीरियल सेल के किस पार्ट पे बन रहे हैं। अगर इनसाइड द सेल बन रहे हैं तो एंडोस्पोर हुए, और आउटसाइड द सेल बॉडी बन रहे हैं तो एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, देन कंडेंसेशन होगा। फिर इस जेनेटिक मटेरियल के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन होगा, और जब प्रोटेक्टिव कोट आपकी कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी तब स्पोर पेरेंट सेल से रिलीज हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जिसमें कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो हो गए बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। एक्सोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस भी जस्ट लाइक एंडोस्पोर के फॉर्मेशन के जैसा ही होता है, लेकिन दे आर लेस कॉमन। अब बात करते हैं एंडोस्पोर की। तो सबसे पहले एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर में मेन आपका आया कोर। अब इस कोर में क्या क्या है? कोर में प्रोटोप्लास्ट होगा, डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम, टीआरएनए, यानी वो सारी चीजें जो कि न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो इस कोर में प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा जो एंडोस्पोर है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड जो कि डाइपिकोलिनिक एसिड। जनरली कोर के अंदर डाइपिकोलिनिक एसिड और डीपीए ये दोनों ही काफी अमाउंट में मिलते हैं। और किस फॉर्म में ये रहेंगे? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट के फॉर्म में। और यूनिक कंपाउंड ये इसलिए कहलाए क्योंकि वेजिटेटिव सेल में डीपीए देखने को नहीं मिलता है, वहीं अगर स्पोर में हम देखें तो उसके ड्राई वेट का 10 to 15% ये कंटेंट होते हैं। अब कोर के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कोर में जो भी कंटेंट है वो किससे कवर्ड होगा? कोर मेम्ब्रेन से कवर होगा। कोर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कोर वॉल। कोर वॉल के आउटर साइड में कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स को कवर करता है इनर कोट। इनर कोट को कवर करेगा आउटर कोट। और सबसे बाहर की तरफ इस पूरे स्ट्रक्चर को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो आपका हो गया एक्सोस्पोरियम। तो ये तो था एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब सिंगल सेल से सिंगल एंडोस्पोर बनता है, यानी बैक्टीरिया की एक सेल में एक एंडोस्पोर ही बनेगा जो कि फर्दर जर्मिनेशन के बाद बैक्टीरियल की नई सेल को डेवलप करेगा। अब अगर इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस देखें तो बैक्टीरियल सेल है। अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल रहा है, यानी न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन है, तो वहां पे बैक्टीरियल जो नॉर्मल प्रोसेस है बाइनरी फिजन उसी के थ्रू डिवाइड होगा और अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हुए तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, यानी न्यूट्रिएंट डिप्लीशन की कंडीशन है, तो वहां पे स्पोरुलेशन का साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस साइकिल में क्या होगा? सबसे पहले जो डीएनए होगा, डीएनए कंटेंट जो होगा वेजिटेटिव सेल का, उसमें रेप्लिकेशन होगा और सेल इलोंगेशन होगा।
एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन आपके 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब डबल हो गया डीएनए कंटेंट। देन नेक्स्ट स्टेप में सेप्टम फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिससे कि जो पार्ट ऑफ डीएनए होगा वो एक कह लीजिए एक एंड की तरफ चला जाएगा। 1 क्रोमोसोम कंडेंस एट द एंड ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ asymmetrical cell division. A transverse septum separate pre-spore from the mother spore. और सेप्टम फॉर्मेशन की वजह से ये जो प्री स्पोर बन रहा है ये मदर सेल से सेपरेट होता जा रहा है। फाइनली जब सेप्टम आप कंप्लीट हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बना जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल है और कुछ सेल कंटेंट है, ये क्या कहलाया? प्री स्पोर। और इसके साथ ही साथ जो मदर सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा उसका डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। पैरेलली ये जो कहिए कि कोर बन रहा था, कोर के पास अब प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कॉर्टेक्स बना, स्पोर कोट बने, और जब स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो मदर सेल से डिटैच हो जाएगा, फ्री हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और जब कभी भी उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तब स्पोर फिर से जर्मिनेट होके फ्री और न्यू वेजिटेटिव सेल को डेवलप करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एंडोस्पोर। अब बात करते हैं एक्सोस्पोर की। एक्सोस्पोर फॉर्मेशन जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सोस्पोर वेजिटेटिव सेल के बाहर की तरफ होगा। जाहिर सी बात है ये भी डेसिकेशन और हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे सेल को। लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर में वो है डीपीए कंटेंट का। डाइपिकोलिनिक एसिड एंडोस्पोर में मिलता है लेकिन एक्सोस्पोर में नहीं मिलता है। एक्सोस्पोर फॉर्मेशन देखने को कहाँ मिलेगा? जो मीथेन ऑक्सीडाइजिंग जीनस हैं जैसे मिथाइलोसाइनस, इनमें एक्सोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब एक्सोस्पोर भी दो तरीके से के हो सकते हैं, कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। कैसे, ये हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर में। जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपका मिलता है जो कोनिडियोस्पोर्स बन रहे हैं या स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और चेन में भी हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए चेन में आपको ये एक्सोस्पोर देखने को मिल रहे हैं, चेन ऑफ स्पोर्स हैं। तो these spore can be developed either singly or in chain at the tip of filament by cross section formation or septation. अगर ये स्पोर किसी सैक में है, प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? स्पोरेंजियोस्पोर। और अगर इनके चारों तरफ, इनके आउटर साइड में कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, सैक प्रेजेंट नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे? कोनिडियोस्पोर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया स्पोरेंजियोस्पोर्स में और कोनिडियोस्पोर में। स्पोरेंजियोस्पोर में एक सैक प्रेजेंट होगा जबकि कोनिडियोस्पोर में सैक प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं, एक्सोस्पोर्स हैं, ये सेल को हीट रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन एंडोस्पोर से अगर कंपेयर करेंगे तो कम करते हैं। फिर भी ड्राई पीरियड में काफी समय तक ये सरवाइव करते हैं। अब अगर एक बेसिक डिफरेंस पूछें एंडोस्पोर में और एक्सोस्पोर में तो आप लोग क्या बताएंगे? ये वाला एग्जाम्पल हटा दीजिएगा कि इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द सेल, इसको छोड़ के कोई एक और
डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस आया था किसमें? डीपीए में। एंडोस्पोर में डीपीए प्रेजेंट था और एक्सोस्पोर में डीपीए प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड थिंग क्या आई? एंडोस्पोर में वन सेल से वन एंडोस्पोर ही बन रहे थे, जबकि एक्सोस्पोर में चेन ऑफ स्पोर्स भी बन सकते हैं। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप अगर ये कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल हो, और अगर आप लोगों को ये कंटेंट यूजफुल लगे तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।